So naive Bayes classification algorithm. Naive Bayes classification algorithm सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, और ये फॉर क्लासिफिकेशन पर्पज है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट। जब हम सुपरवाइज्ड की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास रिग्रेशन है और क्लासिफिकेशन है। तो अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू अ क्लासिफिकेशन। सो इट मीन्स के यहाँ पर भी हमारे पास डेटा लेबल्ड फॉर्म में होना चाहिए। सो जो आपके पास प्रोग्रामिंग असाइनमेंट शेयर की जाएंगी उसमें भी आपको ट्रेनिंग डेटा भी दिया जाएगा और टेस्टिंग डेटा दिया जाएगा, और आपसे ये और डेटा इन फॉर्म ऑफ लेबल्ड होगा कि आपके पास इनपुट भी होगी और उसके लेबल्स भी होंगे। इसी तरीके से हमारे पास टेस्टिंग डेटा में भी इनपुट भी होगी और उसके लेबल्स होंगे। देन हम इनपुट को यूज करते हुए फीचर्स निकालते हुए अपना मशीन लर्निंग मॉडल पास ट्रेन करेंगे, जिसमें हम इनपुट और उसके आंसर्स दोनों की बेस पे लर्निंग परफॉर्म करेंगे और हमारे पास एक मॉडल आ जाएगा। देन हम इस टेस्टिंग डेटा की सिर्फ और सिर्फ इनपुट को पास करेंगे और उसकी बेस पे हमारे पास प्रेडिक्टेड रिजल्ट्स आ जाएंगे, ये प्रेडिक्शंस आ जाएंगी। देन अब हमने एवेल्युएशन करना है कि हमारा ये मॉडल कितनी अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, कितनी अच्छी एक्यूरेसी है, या एफ मेयर है, या रिकॉल है, या प्रेसिजन है। तो इट मींस के इन ये जो इनपुट गई है इसके एक्चुअल आंसर हमारे पास यहाँ पे थे, यहाँ से हमारे पास प्रेडिक्टेड आंसर आएंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे और उसकी बेस पे फिर हम उसको एवेल्युएट करेंगे, उसका प्रेसिजन, रिकॉल, एफ मेयर जो भी कंप्यूट करना है वो हम कर लेंगे। नाइव बेस क्लासिफिकेशन जब हम बात करते हैं तो वो अजम्पशन लेता है। अजम्पशन क्या है? कंडीशनल इंडिपेंडेंस के अजम्पशन। कंडीशनल इंडिपेंडेंस अजम्पशन क्या है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा कि तमाम के तमाम इनपुट फीचर्स गिवन क्लास इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तमाम के तमाम इनपुट फीचर्स, लेट्स से ये आपके पास सेट ऑफ फीचर्स है और ये गिवन क्लास है, और x अगर मेरे पास सेट ऑफ फीचर्स हैं तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूं, ये x1 x2 x3 ये मल्टीपल फीचर्स आ रहे हैं गिवन क्लास। तो नाइव बेस कहता है कि हमने अब इस पे ये वाली assumption अप्लाई कर दी है, ये है वही कंडीशनल वाली कि तमाम के तमाम फीचर्स गिवन क्लास इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर तमाम के तमाम फीचर्स गिवन क्लास इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो इसको जब हम कंप्यूट करेंगे वो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन c इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 गिवन c इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 गिवन c अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ xn गिवन c। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक्सप्रेशन इसके बराबर आ जाएगी। सो नाइव बेस में हम ये वाली सिंपल अजम्पशन लेते हैं, दैट इज ऑल फीचर्स गिवन क्लास इंडिपेंडेंट। सो जब हम ऑल फीचर्स गिवन क्लास इंडिपेंडेंट हैं तो इट मींस इस एक्सप्रेशन को जब हमने कंप्यूट करना है तो उसका आंसर हमारे पास इस तरह आएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, जैसे कि नाइव बेस है, ये बेस कर रहा है बेस रूल पे। बेस रूल, सो अगेन आपको याद होगा बेस रूल क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये क्या है, ये जरा ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें ऑब्जर्व होगी एक इनपुट और
अगर मेरे पास मल्टीपल क्लासेस हैं, लेट्स से क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, और मैंने ये देखना है कि ये जो इनपुट ऑब्जर्व हुई है, ये क्लास 1 से बिलोंग कर रही है, क्लास 2 से बिलोंग कर रही है, या क्लास 3 से बिलोंग कर रही है। तो इसको अब हम अगर इन फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी लिखना चाहें तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 गिवन इनपुट, क्योंकि मेरे पास इनपुट आ चुकी हुई है और मैंने ये देखना है कि ये C1 से बिलोंग कर रही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 गिवन इनपुट और प्रोबेबिलिटी ऑफ C3 गिवन इनपुट। अब जब आप इस तरह हर इनपुट की क्लास 1 से प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करते हैं, लेट्स से ये आ जाती है 0.5, ये आ जाती है 0.4, ये आ जाती है 0.1। तो अब आप इस इनपुट को किस क्लास से बिलोंग करवाएंगे? आप इस इनपुट को बिलोंग करवाएंगे C1 से। इट मीन्स के जब आपके पास मल्टीपल क्लासेस हैं, 2 क्लासेस हैं, 3 क्लासेस हैं, आप इस इनपुट की हर क्लास से बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट करेंगे और जिससे उसका आंसर मैक्सिमम आएगा, आप उसको वो वाली क्लास असाइन कर देंगे। एक दफा दोबारा, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इनपुट, आपको एक इनपुट मिलेगा जिसको यूज करते हुए आपने इसको डिटरमिन करना है कि ये किस क्लास से बिलोंग करेगा। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। एज्यूम करें जिस तरह आपको जो प्रोग्रामिंग असाइनमेंट मिलेगी उसमें आपने एक छोटा सा OCR सिस्टम बिल्ड करना है। OCR सिस्टम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, और ये हैंड रिटन डिजिट्स को रिकग्नाइज करेगा, और ये है 2 क्लास प्रॉब्लम। आपको 2 और 4 के डिफरेंट डिजिट्स दिए जाएंगे इन फॉर्म ऑफ इमेजेस, और आपसे ये कहा जाएगा कि इन इमेजेस को रीड करके बताएं कि ये 2 है और कौन सा इमेज 4 है। तो आपने ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इट मीन्स कि आपको जो चीज़ ऑब्जर्व होगी वो इन फॉर्म ऑफ इनपुट इमेजेस होंगे, और हमने इमेजेस को देख के डिटरमिन करना है, या मशीन लर्निंग एल्गोरिथम डिटरमिन करेगा कि ये इमेज, लेट्स से ये जो इमेज है ये 2 का या 4 का। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, बीइंग अ ह्यूमन, हम तो इस चीज़ को आंसर कर सकते हैं। सो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन सी, दिस इज कॉल्ड लाइक्लीहुड। इनको मैं फिर किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, दैट इज क्लास पेयर प्रोबेबिलिटीज, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, दैट इज प्रेडिक्टर पेयर प्रोबेबिलिटीज। और कीप इन माइंड कि नाइव बेस कर रहा है बेस रूल पे, और इसके साथ साथ हमने जो एक assumption है, दैट इज ऑल फीचर्स गिवन क्लास इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इट मीन्स कि जब हम लाइक्लीहुड कंप्यूट कर रहे होंगे, लाइक्लीहुड को अगर आप देखें, ये आपके पास एक्स आ रहा है, एक्स बेस कर रहा है मल्टीपल फीचर्स पे, गिवन क्लास आ रही हैं, तो ये आ जाएगा, assumption ले लेंगे, दैट इज x1 गिवन c मल्टीप्लाई बाय x2 गिवन c एंड सो ऑन, और इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और डिटेल से देख लेते हैं कि यही वो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, कि आपके पास एक आप इमेज या एक इनपुट ऑब्जर्व करेंगे, और आपने ये बताना है कि ये इनपुट किस क्लास से बिलोंग कर रही है, C1, C2, C3। सो यहाँ पे आप इस इनपुट को, यहाँ पे इनपुट को x कहा जा रहा है, और आपके पास जितनी भी क्लासेस हैं इसको हर क्लास से बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे, और जिससे बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, हम उसको ये वो वाली क्लास इस इनपुट को असाइन कर देंगे। सो यही एक्सप्रेशन थोड़ा सा टेक्निकल वे में लिखा हुआ है। आर्गमैक्स C गिवन x मीन्स कि हमने क्लास फाइंड करनी है, जो हमारे इनपुट आई है कि ये इनपुट किस क्लास से बिलोंग कर रही है, और हमने वो वाली क्लास असाइन करनी है जिससे इसके बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। इसको इस फॉर्म में लिख लिया, देन उसके बाद इस पर बेस रूल अप्लाई किया, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन c इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ c
डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x आ गया। देन हमने इसको और ये जो डिनोमिनेटर है इसको ड्रॉप कर दिया। क्यों? ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं आर्ग मैक्स में कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसकी है। अज्यूम कीजिए कि आपके पास C1, C2, C3 ये तीन वैल्यूज थी, ये क्लासेस थी। आपके पास यहाँ पे एक आंसर आ रहा था 0.1, यहाँ पे आ रहा था 0.3, यहाँ पे आ रहा था 0.5। आपसे कहा जाए कि इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? आप कहेंगे C3 मैक्सिमम है। अगर मैं हर एक को डिवाइड कर दूं सेम फैक्टर से, लेट से 10 से, 10 10, तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? दैट इज 0.01, 0.03, 0.05। अब कौन सा मैक्सिमम है? स्टिल यही मैक्सिमम है। सो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x है, ये क्योंकि हर क्लास के लिहाज से सेम रहेगा, तो अगर हम इसको ना भी कंप्यूट करें तो हमारे डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दफा दोबारा सुनिएगा। इसको हम क्यों ड्रॉप कर रहे हैं? इसको हम ड्रॉप इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में। और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए अगर मेरे पास लेट्स से ये जो न्यूमिनेटर है C1 के लिए 0.1 दे रहा है, C2 के लिए 0.3 दे रहा है, C3 के लिए ये दे रहा है, और ये जो P ऑफ x है ये तीनों के केसेस में लेट्स से 10 10 10 आ रहा है। तो अगर मैं इसको डिवाइड ना भी करूं तो मेरे पास C3 भी मैक्सिमम आ रही है, और अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो तभी मेरे पास C3 आ रहा है। सो मेरे डिसीजन पे फर्क नहीं पड़ा और मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म ये आ रही है। सो अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें अब ये एक्सप्रेशन आ रही है इसके इक्विवेलेंट, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ C गिवन x। मेरे पास इनपुट आई, मैंने ये देखना है कि किस क्लास से बिलोंग हो रही है। जिस क्लास से बिलोंग हो रही है उसके लिहाज से हम इसको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल से, सो बेस रूल ये हमारे पास है। नेक्स्ट एग्जांपल से चीजें क्लियर होती हैं। अज्यूम कीजिए कि आपके पास ट्रेनिंग डाटा था ये, और साथ टेस्टिंग डाटा था। टोटल नंबर ऑफ फीचर्स हमने 6 फाइंड कर लिए, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास है इनपुट, और ये हमारे पास है उसकी क्लास। अभी आप इन फीचर्स की डिटेल में ना जाइए, अभी सिर्फ आप फोकस कीजिए कि नाइव बेस्ड क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है। जब मैं प्रोग्रामिंग असाइनमेंट की डिटेल शेयर करूंगा तो आपको चीजें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। और इस इनपुट की, सो मेरे पास जो कंप्लीट इनपुट आई है, लेट्स से ये मेरे पास एक इनपुट थी x1, और उसके ये डिफरेंट फीचर्स थे और उनकी ये वाली वैल्यूज थी। फिर अगेन x2 इनपुट आई और उसकी ये वाली वैल्यूज थी। x3 इनपुट आई और ये वाली वैल्यूज थी। और उसमें ये जो x1 x2 ये फीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको याद होगा कि ये रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मेरे पास 2 क्लासेस हैं, यस यस यस, नो नो नो। और ये मेरे पास टेस्टिंग डेटा है। अगेन ये x1 को है, x2, x3, x4, x5 और x6, और ये मेरे पास क्लास आ रही है। और टेस्टिंग डेटा में दोनों में मेरे पास आंसर यस यस है। अब अगर हम नाइव बेस अप्लाई ना करें, नाइव बेस अप्लाई ना करें, तो आप क्या इसको देख के ऑन द बेसिस ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बता सकते हैं कि ये जो टेस्टिंग डेटा ये किस क्लास से बिलोंग करेगा? सो अब आप इसका आंसर करने के लिए देखेंगे कि यहाँ पे ये एग्जैक्ट पैटर्न कहाँ पे मैच कर रहा है, कहाँ पे 1 1 0 0 0 1 आ रहा है। जो आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कहीं पे भी ये पैटर्न नहीं मिलेगा, और आप कहेंगे कि अच्छा ये तो दोनों क्लासेस के लिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0 0 आ रही है। सिमिलरली जब आप इसको कंप्यूट करेंगे, अगेन 1 0 1 1 1, ये वाला एग्जैक्ट पैटर्न आपको कहीं मैच हो रहा है? कहीं पे भी मैच नहीं हो रहा। सो जब आप एग्जैक्ट मैचिंग पे जाएंगे, जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था, तो आपके पास इसका आंसर 0 आएगा। लेकिन जब हम नाइव बेस की बात करते हैं, तो नाइव बेस को अब सॉल्व करने के लिए जो मेरे पास टेस्टिंग डेटा है, अब टेस्टिंग डेटा मेरे पास आ रहा है, लेट्स से मैं ये T1 लेता हूँ। अब मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ
y गिवन t1 और मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गिवन t1 मींस ये टेस्टिंग डेटा 1 मेरे पास ऑब्जर्व हो चुका हुआ है। अच्छा कीप इन माइंड, मैं अगर आपको डायग्राम याद हो, क्या मुझे टेस्टिंग डेटा को पहले नाइव बेस के थ्रू प्रेडिक्ट करना है? ये मेरे पास एक्चुअल आंसर्स हैं। इन एक्चुअल आंसर्स को मैं सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजंस के लिए यूज करूंगा, कंपेयर करने के लिए। सो ये मेरे पास एक्चुअल आंसर्स है। मैं थ्रू नाइव बेस क्लासिफायर इसको देखना चाह रहा हूँ कि ये यस है या नो है, मेरा मॉडल कितना अच्छा बिहेव कर रहा है। सो T1 इसको कंप्यूट कर लिया, y गिवन T1 और नो गिवन T1। और जब हमने इसको अब एक्सपेंड किया तो इसको सॉल्व करने के लिए तरीका क्या होगा? नाइव बेस रूल अप्लाई किया। बेस रूल अप्लाई किया तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 गिवन y इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ T1। इसके लिए भी क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 गिवन नो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ T1। तो हमने जैसे डिस्कस किया था कि हम इंटरेस्टेड है मैक्सिमम में, तो इसको इग्नोर कर देंगे और जिसका आंसर मैक्सिमम आएगा, यस का आंसर मैक्सिमम आया तो T1 को यस कह देंगे, अगर नो का आंसर मैक्सिमम आया तो T1 को नो कह देंगे। अब इसको आंसर करने के लिए हमें कंप्यूट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ y और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो और इसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 गिवन y और प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 गिवन नो। अब हम अप्लाई करते हैं नाइव बेस असम्पशन। नाइव बेस असम्पशन क्या है? सो ये वही एक्सप्रेशन है जो हमने कंप्यूट करनी है। नाइव बेस असम्पशन क्या है? नाइव बेस असम्पशन है कि तमाम के तमाम फीचर्स गिवन क्लास इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ये T1 है तो इट मींस के अगर मैं इस एक्सप्रेशन को प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 गिवन y क्या इस तरह लिख सकता हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 is equal to 1 comma x2 is equal to 1 comma x3 is equal to 0 comma x4 is equal to 0 x5 is equal to 0 x6 is equal to 1 given y। जी बिल्कुल लिखा जा सकता है, सिर्फ मैंने यहाँ पे और एक्सप्लिसिट कर दिया है कि ये x1 इज इक्वल टू क्या क्या वैल्यूज हैं और इस पे अगर मैं नाइव बेस की assumption अप्लाई करूँ और तो ये एक्सप्रेशन बराबर हो जाएगी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ किसके? तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 is equal to 1 given y into probability of x2 is equal to 1 given y into probability of x3 is equal to 0 given y and so on। तो इस तरह आपके पास ये सारी probabilities आ जाएंगी और अब आप इन probabilities को कंप्यूट करके आंसर कर दें और जिसका आंसर मैक्सिमम हो आप इस टेस्टिंग डेटा को वो वाली क्लास असाइन कर दें। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम ये वाली सारी प्रोबेबिलिटीज कैसे कंप्यूट करेंगे? बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। मैं आपके लिए अब जितनी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज हम इस ट्रेनिंग डेटा से कंप्यूट कर सकते हैं फॉर नाइव बेस, हम वो कंप्यूट करने लगे। सबसे पहले आप देखिए कि आपको कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज चाहिए। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ y एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। तो सबसे पहले आपके पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ y कंप्यूट करें और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। प्रोबेबिलिटी ऑफ y कैसे कंप्यूट करेंगे? आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ एग्जांपल पॉइंट्स कितने हैं? 6 हैं। y कितनों में आ रहा है? 3 में। तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो क्या आ जाएगी? अगेन दैट इज 1/2। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब आपने कितने फीचर्स हैं? x1 x2 x3 x4 x5 x6। टोटल फीचर्स आपके पास 6 हैं। हर फीचर कितनी पॉसिबल वैल्यूज ले रहा है? 1 और 0। हर फीचर कितनी पॉसिबल वैल्यूज ले रहा है? 2 पॉसिबल वैल्यूज ले रहा है। फिर और टोटल क्लासेस कितनी हैं? टोटल क्लासेस भी 2 हैं। तो अब आपने 1 बाय 1 हर फीचर की हर पॉसिबल वैल्यू के लिए हर क्लास के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है। मींस आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 गिवन y कंप्यूट करना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 गिवन y कंप्यूट करना है।
फिर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 x1 इज इक्वल टू 1 गिवन नो कंप्यूट करने और प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल टू 0 गिवन नो कंप्यूट करने। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 के लिए भी ये करेंगे, x2 के लिए भी वही दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, x2 इज इक्वल टू 1 गिवन y कंप्यूट करने, x2 इज इक्वल टू 0 गिवन y कंप्यूट करने। सिमिलरली x2 इज इक्वल टू 1 गिवन नो कंप्यूट करने, x2 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 1 गिवन नो और x2 इज इक्वल टू 0 गिवन नो। अब इसको कैसे कंप्यूट करना है ध्यान से देखिएगा। x इज इक्वल टू 1, x1 इज इक्वल टू 1 गिवन y आपके पास आ रहा है। आप देखेंगे y ऑब्जर्व हो चुका है, इनके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट x1 की वैल्यू 1 कितने टाइम्स आई, x1 की वैल्यू 1 2 टाइम आई, आउट ऑफ 3 ये इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। x1 इज इक्वल टू 0 गिवन y के अगेंस्ट x1 0 कितने टाइम्स आ रहा है 1 आउट ऑफ 3, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 आ गई। फिर x1 इज इक्वल टू 1 गिवन नो, x1 इज इक्वल टू 1 गिवन नो। सो इसका मतलब है कि अब आपने यहाँ पे देखना है और इसके अगेंस्ट देखना है कि x1 1 कितने टाइम्स आ रहा है, दैट इज 1/3 और 0 x1 0 गिवन नो कितने टाइम्स आ रहा है, सो नो के अगेंस्ट 0 x1 0 2 टाइम्स आ रहा है, दैट इज। इसी तरीके से x2 इज इक्वल टू 1 कितने टाइम्स आ रहा है, x2 इज इक्वल टू 1 गिवन y के अगेंस्ट x2 ये 2 टाइम्स 2/3 अगेन 1/3। तो इसी तरीके से आप सारी की सारी ये प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट कर लेंगे। सो जब आप ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट कर लेंगे अब आपसे कहा जाए कि इसको सॉल्व करें, तो आपने क्या किया, आपने ट्रेनिंग डाटा को यूज करते हुए ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज पहले से ही कंप्यूट करके रख ली। अब मेरे पास टेस्टिंग डाटा है, लेट्स से ये T1 और ये T2। अब मैंने ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन T1 क्या है और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गिवन T1 क्या है और किसका आंसर मैक्सिमम आ रहा है। इसको आंसर करने के लिए हमने अप्लाई किया बेस रूल। सो इसका मतलब है कि ये बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 गिवन y इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y और ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 गिवन नो इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 गिवन y नाइव बेस अजम्पशन अप्लाई की और मेरे पास ये वाली चीजें आ गई। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे आएगा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ, बल्कि मैं अब सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल टू 1 गिवन y इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल टू 1 गिवन y इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 is equal to 0 given y into probability of x4 is equal to 0 given y into probability of x5 is equal to 0 given y into probability of x6 is equal to 1 given y और ये चीज आ गई है इसके बराबर और ये एज इट इज इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y। अब आप देखें
कि ये सारी की सारी 7 की 7 प्रोबेबिलिटीज हमने यहाँ पे कंप्यूट की हुई। हम स्ट्रेट अवे यहाँ से वैल्यूज लाएंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सो इट मीन्स के अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन t1 फाइंड करने, तो जो मुझे प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई करनी है, पहली प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 is equal to 1 given y, x1 is equal to 1 given y, that is 2 by 3 multiply by, फिर उसके बाद है x2 is equal to 1 given y, x2 is equal to 1 given y, that is 2 by 3। इसी तरीके से x3 is equal to 0 given y, x3 is equal to 0 given given y। सो यहाँ पे हमारे पास x3। सो अब आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करें, वैल्यूज पुट कर दें, सिमिलरली इसको सॉल्व करें और फिर आप देखिए कि आपके पास जिसका आंसर मैक्सिमम आएगा आप उसको वाली क्लास असाइन कर देंगे। होपफुली आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अच्छा, नेक्स्ट, जब आप प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट कर रहे होंगे T2 के लिए, T2 के लिए, तो अब यहाँ पे आप होगा ये कि इस केस में इसकी एक क्लास की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी और दूसरी क्लास की प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ नंबर आ रहा होगा। वो कैसे? वो इस तरीके से कि अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये कहूँ कि अच्छा अपनी इंट्यूशन यूज करके बताइए कि ये जो पैटर्न है ये ज्यादा किससे मैच कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि ओवरऑल जो पैटर्न है ना वो इसमें भी इतनी ज्यादा मैचिंग नहीं हो रही, इसमें भी ज्यादा मैचिंग नहीं हो रही, इसमें भी ज्यादा मैचिंग नहीं हो रही, और आप करते करते कहेंगे कि ये जो पैटर्न मैच हो रहा है ना ये ज्यादातर इससे मैच हो रहा है, तो इसको वाई होना चाहिए। इसको जब आपका नाइव बेस के थ्रू आप प्रेडिक्ट करेंगे तो ये वाई होना चाहिए, लेकिन ये आपको वाई प्रेडिक्ट नहीं करेगा। क्यों? ये वाई इस वजह से प्रेडिक्ट नहीं करेगा कि इसमें आपके पास एक ऐसी वैल्यू आ रही है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करें, ये है x3 का फीचर। जब आप इसके अगेंस्ट कंप्यूट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 इज इक्वल टू 1 गिवन y और प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 इज इक्वल टू 1 गिवन नो, तो आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब आप इसको कंप्यूट कर रहे होंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 इज इक्वल टू 1 गिवन y, तो आपको यहाँ से 0 मिल रहा होगा और उसकी वजह से ये कंप्लीट एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी। आपके आसानी के लिए मैं यहाँ पे इसको सॉल्व भी कर देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 गिवन y अगर आप कंप्यूट करना चाह रहे हैं तो विजुअली आपको लग रहा है कि यस होना चाहिए, लेकिन जब हम ये कंप्यूट करेंगे तो आप देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, सो नाइव बेस अप्लाई किया और ये वाली एक्सप्रेशन के थ्रू सॉल्व किया, सो ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ T2, सिर्फ डायरेक्ट ही मैं इस एक्सप्रेशन को भी लिख रहा हूँ। सो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 is equal to 1 given y into probability of x2 is equal to 0 given y into probability of x3 is equal to
1 given y into probability of x4 is equal to 1 given y, probability of x5 is equal to 1 given y, और probability of x6 is equal to 1 given y. अब जब आप इसकी probabilities compute कर रहे होंगे तो probability of x3 is equal to 1 given y compute करेंगे तो ये एक जीरो आ गई जिसकी वजह से ये सारे के सारे जीरो हो जाएंगे. सो करंट अप्रोच में ये इशू है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम फीचर्स की वैल्यूज मैच हो रही हैं, मैक्सिमम फीचर्स की वैल्यूज. सो इस वाले केस में मैक्सिमम फीचर की सिर्फ एक फीचर की वैल्यू मैच नहीं हुई और उसकी वजह से उसकी जब प्रोबेबिलिटी कंप्यूट की गई तो वो जीरो होगी. और ये फिर आप जब इसको कंप्यूट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 गिवन नो जब कंप्यूट करेंगे तो कोई भी जीरो नहीं मिल रहा होगा, कुछ ना कुछ आंसर आ रहा होगा और इवेंचुअली ये मिस क्लासिफाई हो जाएगा. सो अभी तक जो प्रॉब्लम है उसमें अप्रोच है उसमें ये है कि इस तरह के इश्यूज नाइव बेस रिजॉल्व या करंट अप्रोच के थ्रू हम फिक्स नहीं कर सकते. तो कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर लीजिए. शुक्रिया. अल्लाह.